हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए 5th सेमेस्टर वालों के लिए सोशियोलॉजी पेपर सेकंड से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले इन्हें ज़रूर पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, सर्वेक्षण किसे कहते हैं, या एग्जाम में आपके इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के शब्द सर्वे का हिंदी रूपांतरण है, यानी इसे इंग्लिश में सर्वे कहा जाता है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर या सोर, जिसका अर्थ है ऊपर यानी ओवर, तथा वेर या वियर, जिसका अर्थ है देखना यानी सी। अतः सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ ऊपर देखना है, अर्थात यह किसी सामाजिक घटना या परिस्थिति का ऊपरी निरीक्षण है। वेबस्टर शब्दकोश में सर्वेक्षण का प्रयोग सही सूचना प्राप्त करने के लिए सरकारी रूप में किए जाने वाले एक आलोचनात्मक निरीक्षण अथवा विशेष दशाओं में किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करने के रूप में किया गया है, परंतु सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक सर्वेक्षण शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। इनके अनुसार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, यहाँ पर कुछ उद्देश्य भी इसके दिए गए हैं। पहला है नवीन तथ्यों का पता लगाना अथवा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा है उपयुक्त सिद्धांतिक संदर्भ में उनके क्रमों, अंतर संबंधों तथा कार्य कारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना तथा नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना है, जिनसे कि मानवीय व्यवहार का विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिवेदन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन को इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि इसमें अन्य सभी चरणों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। विवरण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि इसे पढ़ने वाले लेखक जो कहना चाहता है उसे समझ सके। इसमें अध्ययन के समय आई कठिनाइयों तथा अन्य अनुभवों का भी संक्षेप में विवरण दिया जाता है। प्रतिवेदन के लेखन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा इसे लिखते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं को संबोधित न करके अन्य व्यक्तियों को अपने अनुसंधान की जानकारी देना है। प्रतिवेदन को विषय के विशेषज्ञों से लेकर विषय के छात्रों, अन्य रुचि रखने वाले व्यक्तियों तथा अनुसंधान उपभोक्ता द्वारा पढ़ा जाना है, इसलिए इसे लिखने में काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता उस समूह में जाकर बस जाता है जिसका वह अध्ययन करता है। अनुसंधानकर्ता समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय भाग लेता है और अपने आप को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार होने योग्य बना देता है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के लोगों से घुल मिलकर समूह की गतिविधियों व समस्या का अध्ययन करता है, किंतु इस संबंध में अनुसंधानकर्ता को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है ताकि किसी भी स्तर पर समूह के सदस्यों को उस पर किसी भी प्रकार की शंका न हो पाए, अन्यथा समूह के सदस्यों के व्यवहार में औपचारिकता एवं कृत्रिमता आ जाएगी और अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहेगा। तो इसे सहभागी अवलोकन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के अनेक प्रकार होते हैं।
इसके यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं। इनमें से किसी भी प्रकार के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विशुद्ध या मौलिक अनुसंधान किसे कहते हैं, या व्यवहारिक अनुसंधान किसे कहते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं। ये एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान किसे कहते हैं। तो आपको ये सभी प्रकार जरूर याद करके जाने चाहिए। आपको सभी प्रकारों की परिभाषा जरूर याद रखनी है। तो यहाँ पर पहला प्रकार इसका हो जाता है विशुद्ध अथवा मौलिक अनुसंधान। तो इस प्रकार का अनुसंधान सामाजिक जीवन एवं घटनाओं में निहित नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज से संबंधित होता है। दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है। अन्य शब्दों में यह अनुसंधान मात्र ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता, अपितु उस ज्ञान को किसी व्यवहारिक पक्ष में लागू करने पर भी बल देता है। अगला प्रकार हो जाता है इसका क्रियात्मक अनुसंधान। इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध किसी सामाजिक घटना अथवा सामाजिक समस्या के क्रियात्मक पक्ष से होता है। गुडे एवं हैट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का एक भाग होता है जिसका उद्देश्य समाज में विद्यमान परिस्थितियों में परिवर्तन लाना होता है, चाहे ये परिस्थितियां गंदी बस्तियों की दशाएं हो या प्रजातीय तनाव एवं पक्षपात हो अथवा किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। इसके बाद है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वह अनुसंधान है जिसमें खोज का आधार समाज के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों, विशेषतया प्राचीन पुस्तकों, महाकाव्यों इत्यादि को बनाया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हम भारतीय समाज को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इस कार्य में उन ग्रंथों एवं महाकाव्यों की सहायता लेनी होगी जिनमें भारतीय समाज का विशद चित्रण किया गया है। इसके बाद अगला प्रकार यहाँ पर है अनुभविक अनुसंधान। अनुभविक अनुसंधान का अर्थ किसी भी समाज के अध्ययन में उस समाज की वर्तमान क्षेत्राधारित यथार्थता को महत्व देना है। उदाहरणार्थ, यदि भारतीय समाज को समझने हेतु क्षेत्रीय वास्तविकता को आधार माना जाता है, अर्थात जिस प्रकार का समाज विद्यमान है उसका उसी यथार्थ रूप में चित्रण करने का प्रयास भी किया जाता है, तो यह अनुसंधान अनुभविक अनुसंधान कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की एक सूची तैयार करके सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेज देता है। सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। सूचना प्राप्त करने की इस विधि को डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली विधि कहते हैं। प्रमुख विद्वानों ने प्रश्नावली को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लुंडबर्ग के अनुसार मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का वह समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उन प्रेरणाओं के अंतर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सिन पाओ यंग के अनुसार अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो अनुसूचित अथवा सर्वेक्षण निदर्शन में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। यहाँ पर अगला प्रश्न है उपकल्पना की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो लुंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष या सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना कोई भी अटकल पच्चू अनुमान, कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर उपकल्पनाओं के दो प्रमुख स्रोत बताइए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि उपकल्पनाओं के दो स्रोतों के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दो स्रोत है। पहला है वैज्ञानिक सिद्धांत। उपकल्पना के निर्माण में वैज्ञानिक सिद्धांत मुख्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं और ये सिद्धांत अन्य विज्ञानों या समस्याओं को भी प्रभावित करते हैं। इन सिद्धांतों में पाए जाने वाले सार्वभौमिक तत्व वैज्ञानिक उपकल्पना के आधार बनते हैं। उनके द्वारा एक वैज्ञानिक को यह पता चलता है कि उसकी अध्ययन वस्तु के संबंध में पूर्ण खोज किस सीमा तक हो चुकी है। इसके बाद इसका दूसरा स्रोत है उपमाएं। उपकल्पनाओं के निर्माण में उपमाओं का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार समान परिस्थितियों अथवा पर्यावरण में समान प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार समान परिस्थितियों के उपस्थित होने पर मानव व्यवहार तथा सामाजिक समस्याओं में भी समानताएं पाई जाती है। इस समरूपता के आधार पर उपकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय घटना का यथार्थ या वास्तविक रूप में अर्थात उसी रूप में जिसमें वह वर्णन करना है।
यह एक प्रकार से वैज्ञानिक भावना है जो अनुसंधानकर्ता को उसके पूर्व दृष्टिकोणों से उसके अध्ययन को प्रभावित करने से रोकती है। यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी घटना का वर्णन उसी रूप में करता है जिसमें कि वह विद्यमान है, चाहे उसके बारे में अनुसंधानकर्ता के विचार कुछ भी क्यों न हो, तब हम इसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कह सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अन्वेषणात्मक शोध से क्या समझते हैं? अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध, किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निरूपणात्मक शोध किसे कहते हैं या अन्वेषणात्मक शोध किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निरूपणात्मक शोध या अन्वेषणात्मक शोध किसे कहते हैं। तो जब शोध को किसी विशेष सामाजिक घटना के घटित होने के उत्तरदायी कारणों को खोजना होता है, अर्थात तथ्यों के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना होता है जिससे घटना में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकाला जा सके, तो उससे संबद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। अन्वेषणात्मक शोध एक ऐसी आधारशिला होती है जो शोधकर्ता को शोध की प्राथमिकताओं की खोज अग्रिम रूप से करने में सहायता प्रदान करती है। अन्वेषणात्मक प्ररचना की सहायता से विषय का कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है। मान लीजिए कि हमें किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में अंतरपीढ़ी संबंधों में आ रही समस्या के विषय में अध्ययन करना है, तो उसके लिए उन कारणों की जानकारी आवश्यक है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। इस अवस्था में अन्वेषणात्मक शोध से अनुसंधानकर्ता को सहायता मिल सकती है। सेल्टिज तथा जहोदा के अनुसार अन्वेषणात्मक शोध उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो अधिक विश्वसनीय खोज हेतु संबद्ध उपकल्पना के निरूपण में सहायक होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यक्तिगत प्रलेख से क्या समझते हैं? तो व्यक्तिगत प्रलेख यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट वे प्रलेख होते हैं जिसमें वह समस्त लिखित सामग्री जो कि एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति अथवा सामाजिक घटनाओं के विषय में व्यक्तिगत रूप से लिखी जाती है, सम्मिलित की जाती है। लोगों के विचार, दृष्टिकोण तथा भावनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रलेख अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध होते हैं। इसके बाद है सार्वजनिक प्रलेख से क्या आशय है? सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है। तो सार्वजनिक प्रलेख से अभिप्राय ऐसे सूचना स्रोत से हैं जिन्हें साधारण भाषा में रिकॉर्ड कहा जाता है। ये रिकॉर्ड सामाजिक शोध कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं। ये सार्वजनिक प्रलेख सरकारी भी हो सकते हैं तथा गैर सरकारी भी। इसी प्रकार ये प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अवलोकन किसे कहते हैं या अवलोकन से आप क्या समझते हैं? तो अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। इसे निरीक्षण भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निरीक्षण किसे कहते हैं? तो निरीक्षण या अवलोकन दोनों एक ही बात है, आपको एक ही उत्तर लिखना है। तो अवलोकन, निरीक्षण अथवा प्रेक्षण का सभी प्रकार के विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हम सभी प्रकार की समस्याओं एवं घटनाओं को आंखों से देखकर पहचान सकते हैं। इस प्रकार अवलोकन किसी अध्ययन वस्तु को निष्पक्ष भाव से देखने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अध्ययन वस्तु के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। मोजर के अनुसार अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राथमिक तथ्यों से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक तथ्यों से अभिप्राय इस प्रकार की सामग्री से है जिनका की संग्रह प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से होता है एवं जिसको प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार यह प्राथमिक सामग्री मौलिक सूचना होती है। अनुसंधानकर्ता जब स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, प्रश्नावली तथा अनुसूची के द्वारा व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करके सामग्री का संग्रहण करता है तो उसे प्राथमिक सामग्री कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, द्वितीयक तथ्य से क्या अभिप्राय है? तो द्वितीयक तथ्य से तात्पर्य इस प्रकार की सामग्री से है जिसे कि प्रलेख, प्रपत्र, डायरी, संस्मरण, आत्मकथा तथा पांडुलिपि इत्यादि के द्वारा एकत्रित किया जाता है। द्वितीयक सामग्री का संग्रहण अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं करता वरन उसका अन्य व्यक्तियों द्वारा पहले ही संग्रह किया जा चुका होता है।
इस दृष्टि से द्वितीयक सामग्री में अन्य अन्वेषकों द्वारा संग्रह की गई सामग्री का प्रयोग होता है। प्राथमिक सामग्री एक प्रकार का कच्चा माल है जिसका निर्वचन व विश्लेषण बाकी है। इसके विपरीत द्वितीयक सामग्री एक प्रकार से तैयार उत्पादन है जिसका विश्लेषण व निर्वचन हो चुका है और जिसका कम से कम किसी न किसी रूप में प्रयोग कर लिया गया है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य में क्या अंतर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतिदर्श किसे कहते हैं? तो प्रतिदर्श से अभिप्राय समग्र के उस अंश से हैं जो उस समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें समग्र अथवा संपूर्णता, कोई समूह, समुदाय आदि भी हो सकता है कि कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है तथा इसके निष्कर्ष संपूर्ण समग्र पर लागू किए जाते हैं। यदि इकाइयों का चयन निष्पक्ष रूप से किया गया है तो प्रतिदर्श पर किया गया अध्ययन तथा समग्र पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष एक समान ही होंगे। गुडे तथा हेट के अनुसार एक प्रतिदर्श, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, किसी वृहत संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सामयिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो कई बार सामाजिक अनुसंधान में सामग्री को समय के अनुसार दर्शाना पड़ता है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में सामग्री को समय अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है। जब सामग्री अथवा तथ्यों का वर्गीकरण समय विशेष के आधार पर किया जाता है तो इसे सामयिक वर्गीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट का क्या अर्थ है? सामाजिक अनुसंधान एवं अन्य विज्ञानों में प्रतिवेदन का विशेष महत्व है। इसको जन समूह तक पहुंचाकर अनुसंधान कार्य से लोगों को अवगत कराया जाता है और इसी के आधार पर सामाजिक योजनाओं एवं सुधारों की योजनाएं बनाई जाती है। अनुसंधान कार्य हो या सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों ही में कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।